पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि अम्ल धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसमें देखिए हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और इसकी अभिक्रिया करवाते हम HCl अम्ल के साथ। तो क्या निर्माण हुआ, जैसे हमने कहा कि जो अम्ल होता है उसमें जो हाइड्रोजन का पार्ट जो होता है अलग हो जाता है और उसको कौन रिप्लेस करता है, धातु रिप्लेस करती है। यानी कि सोडियम जो है उस H की जगह लग जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास NaCl। अब NaCl क्या होता है, लवण होता है। यानी हमें पता लग गया कि धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो एक जो हमारा प्रोडक्ट होगा क्या होगा, लवण होगा। और दूसरा प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे कार्बोनेट जो है उसका हिस्सा अलग हो जाता है। जब सोडियम क्या है क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो यहाँ पे एक जो कार्बोनेट है वह कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे CO3 से क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा यहाँ पे इसका। तो ये जो CO2 है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या देखते हैं, इस CO2 में एक ऑक्सीजन अब भी बची हुई है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जब ये कन्वर्ट हो रहा है यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है कार्बोनेट, तो उसका जो एक ऑक्सीजन जो है वह भी बचा हुआ है। तो वह क्या करेगी, इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के निर्माण करती है H2O का। यानी हम क्या देखते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट था उसका नाम था लवण, ये जो प्रोडक्ट है वह कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है OH, और ये जो प्रोडक्ट वह क्या है, जल है। यानी हम कह सकते हैं कि धातु कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। जैसे हमने इसके अभिक्रिया के अंदर देखा कि सोडियम जो कार्बोनेट है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल का निर्माण कर रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निर्मित हो रही है उसकी पहचान क्या है, यानी किस तरह पता लगता है कि जब वहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है यानी गैस जो वहाँ उत्पन्न हो रही है वह कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो किस प्रकार हमें पता लगेगा कि वह गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। यानी कि चूने के पानी में से उस गैस को हम गुजार सकते हैं। जैसे हमने इसमें किया कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है यानी परखनली है। परखनली हमने छोटे छोटे टुकड़े लिए किसके, सोडियम कार्बोनेट के, और सोडियम कार्बोनेट के पाउडर को लिया है या उसके टुकड़े को, और उसमें हम क्या डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन डाल देते हैं, यानी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हैं, यानी कि जलीय विलयन डाल देते हैं इसमें। जैसे ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जो लवण प्रोड्यूस होगा वह सोल्यूबल होता है, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वह घुलनशील होता है, वह यहीं इसी के अंदर मिक्स हो जाता है। लेकिन जो और जल जो है वह भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्या है, गैस है, और गैस वह क्या करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो जैसी वह गैस प्रोड्यूस होगी, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस नली के द्वारा कहाँ से गुजरते हुए कहाँ पे आएगी, ये चूने के पानी में से गुजरेगी। जब चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजर जाती है तब चूने का पानी जो है कन्वर्ट हो जाता है, किस तरह से, दूधिया हो जाता है। वह पानी जो है चूने का पानी कैसा हो जाता है, किसके साथ मिलकर के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ के मिलकर के कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यानी ये पहचान है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तब उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये रंग दूधिया क्यों हो जाता है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यह जो अभिक्रिया बिल्कुल सेम अभिक्रिया हम दोहरा सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी। यानी इसी अभिक्रिया को हम किसके साथ दोहरा सकते हैं, इस अभिक्रिया को हम दोहरा सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज न करके अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज करता हूँ तब हमारे पास सेम प्रोडक्ट आते हैं। तो हमारे पास तब भी निर्माण होता है लवण का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और प्लस जल का। यानी हम क्या देखते हैं कि अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तब क्या निर्माण होता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का। यानी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके साथ अभिक्रिया होती है तब हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि आप जब कॉपी में लिखे होगे इसको तब क्या करना, आपको उसमें आपको एक ये परिभाषा लिखनी होगी, उसके साथ आपको लिखना होगा एक अभिक्रिया, एक एग्जाम्पल आपको लिखना होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या बताते हैं कि
धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब हम आते हैं इस पार्ट के अंदर कि हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने से लाइम वाटर में से यानी कि चूने के पानी में से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तब निर्माण होता है, यानी कि जहाँ पे चूने का पानी जो था उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिल करके उसका रंग दूधिया हो जाता है। इस पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं कि वह रंग दूधिया क्यों हो जाता है। चूने के पानी का जो सूत्र वह क्या होता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था संयोजन अभिक्रिया करते टाइम, यानी फर्स्ट लेसन में पहली जो अभिक्रिया हमने की थी वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ की थी, उसको बोलते हैं हम चूने का पानी। यानी कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वह चूने का पानी बोल सकते हैं उसको, या बुझा हुआ चूना। जब मैं इसमें डालता हूँ कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें गुजारती हैं, तब क्या होता है, ये चूने का पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया करती है और उस अभिक्रिया में निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये होता है निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट का, जैसा कि हमने पहले भी इस अभिक्रिया को देख चुके हैं किसमें, जब हमने डिस्कस किया था कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन के बाद में दीवारों पे चमक क्यों आ जाती है, उसमें अभिक्रिया में डिस्कस किया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण जब अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह क्या होता है, घुलनशील, यानी वहाँ पे बनते हैं उसके अवक्षेप, और अवक्षेप किस कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। इसलिए इस सफ़ेद अवक्षेप के कारण, किसके हैं ये अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप जो है किसके हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ेद अवक्षेप बनने के कारण वह जो है चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो है ना, हमारे पास एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कि अगर हम उसको चूने के पानी में गुजारते हैं तो उसका रंग अगर दूधिया हो जाता है तो यानी कि वह गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर हम उसको क्या होता है अगर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा में इसको गुजार दिया जाए तो क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, और उसके बाद जैसे हम अधिक मात्रा में उस गैस को गुजारते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और अधिक मात्रा में गुजारते हैं तो दूधिया रंग वापस चला जाता है, यानी दूधिया रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या है, जब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन जल का निर्माण होता है। अगर मैं इसमें और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारता हूँ तब क्या निर्माण होता है, तब निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और ये क्या होता है, ये घुलनशील होता है, यानी इसके अवक्षेप नहीं बनते हैं बल्कि यह क्या होता है, घुलनशील। और इस घुलनशील पदार्थ की वजह से वह उसका जो रंग होता है वह दूधिया रंग वापस गायब हो जाता है। यानी अगर चूने के पानी में और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से वह दूधिया रंग गायब हो जाता है। अब हमने डिस्कस किया धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर निर्मित होती है उसका हम किस प्रकार उसको कंफर्म करें कि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हम डिस्कस करेंगे किसी अम्ल की अक्षार के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम अम्ल हमारे पास क्या है, HCl है मान लीजिए, और उसकी अभिक्रिया करें अक्षार, यहाँ पे NaOH क्या है, एक अक्षार हम यूज कर रहे हैं NaOH अक्षार का। जैसा कि हमने देखा कि जो धातु का जो पार्ट होता है वो क्या करता है, उस अम्ल में H को रिप्लेस करता है। तो सबसे पहले वही काम कीजिए, यानी कि Cl के साथ Na को जोड़ दीजिए, NaCl प्लस। अब क्या क्या बच गया यहाँ पे बच गया OH, और यहाँ ये जो पार्ट बच गया ये H, और ये इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पे निर्माण होता है फिर H2O का। यानी हम क्या देखते हैं कि जब भी अम्ल, ये क्या था हमारे पास अम्ल, ये क्या था अक्षार, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, जब अम्ल के H को रिप्लेस करते हैं किसी धातु के साथ उसका नाम क्या होता है, लवण, और ये क्या होता है, जल। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अम्ल जो होता है अक्षार के साथ क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए H2SO4 जो है एक अम्ल है और इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं हम
NaOH की, तब भी क्या होता है, सोडियम का जो पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, H को रिप्लेस करके इस पार्ट के साथ जाएगा, तो यानी ये बनेगा Na2 सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 प्लस जल यानी कि H2। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी अम्ल किसी अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब निर्माण होता है लवण का और जल का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार हम अभिक्रिया करवाते हैं। ये जो अभिक्रिया जब भी अम्ल किसी अक्षार के साथ क्रिया करते हैं लवण और जल का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी उदासीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व अक्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो होती है इस प्रकार की जो फ्लास्क होती है उसको हम बोलते हैं शंकुआकार फ्लास्क, और यहाँ पे हमने शंकुआकार फ्लास्क और यहाँ पे जो नली हमने ली है ये जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, NaOH डाला हुआ है, उसका हम नाम देते हैं ब्यूरेट। ये होती है ब्यूरेट, और ब्यूरेट में यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा होता है जिससे हम इसकी मात्रा को यानी यहाँ पे गिरने वाली मात्रा को अम्ल के अंदर जो NaOH हम डाल रहे हैं उसकी मात्रा को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अम्ल जो होता है, जो HCl हमने लिया वह भी क्या है, रंगहीन होता है। अक्षार हमने लिया वह भी क्या, रंगीन है, और यहाँ पे लवण का निर्माण और वह भी रंगीन है, और जल तो आपको पता ही है कि कैसा होता है, रंगीन होता है। तो किस प्रकार हमें पता लगे कि अभिक्रिया हो रही है या अभिक्रिया समाप्त हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, इस HCl के अंदर हम एक इंडिकेटर यानी सूचक डाल देते हैं, और वो सूचक कौन सा होता है, फिनोल्फ्थलीन। यानी हम क्या डालते हैं इसमें, फिनोल्फ्थलीन डालते हैं। सूचक कितना डालते हैं, इसकी केवल 2 बूंद काफ़ी है। 2 बूंद किसकी, फिनोल्फ्थलीन यानी सूचक की जो है इसमें डाल देते हैं। अब क्या होगा, जैसे इसमें से NaOH इसमें जाएगा वह क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा किसके साथ, HCl के साथ। जब तक वह NaOH पूरा इसके साथ अभिक्रिया करता रहेगा तब तक वहाँ पे किसी प्रकार के रंग का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही HCl व NaOH दोनों कंप्लीटली उदासीन हो चुके, यानी कि दोनों जो बिल्कुल अभिक्रिया कर चुके हैं, यानी वहाँ पे HCl बिल्कुल समाप्त हो चुका है अभिक्रिया करके किसके साथ, NaOH के साथ, और वह किस में कन्वर्ट हो चुका है, NaCl के अंदर। यानी कि जितना भी HCl इसके अंदर था वह सारा किस में बदल चुका है, लवण में बदल चुका है। अब उससे फालतू अगर मैं एक भी बूंद यहाँ से डालूंगा NaOH की, तब वहाँ पे उसके साथ अभिक्रिया करने के लिए HCl वहाँ पे है नहीं, तो वह क्या करेगा, ये इस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। यानी जैसी एक बूंद भी एक्स्ट्रा किसकी, NaOH की इसमें जाएगी तब वह क्या करेगी, इस फिनोल्फ्थलीन के साथ अभिक्रिया कर जाएगी, और जैसे ये फिनोल्फ्थलीन के साथ अभिक्रिया करेगी तब भी एकदम से उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी, और वहाँ पे हमें पता लगेगा कि HCl वहाँ पे समाप्त हो चुका है, वहाँ पे अभिक्रिया समाप्त हो चुकी है। यानी जैसे ही एक बूंद डालने पर ही जैसे ही इसका जो कलर है वह गुलाबी हो जाता है, तो वहाँ पे समझ लीजिए कि अभिक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो ये होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या निर्माण होता है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं धातु ऑक्साइड के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा विकारक है अम्ल, हमारे पास HCl हमने यूज किया, और यहाँ पे यूज किया हमने किसका, कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, यानी कि काला रंग होता है इसका। और ये जो जब निर्माण होता है, जैसे ये अभिक्रिया करता है HCl के साथ, निर्माण किसका करेगा, कॉपर क्लोराइड का, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, कॉपर धातु है, और वो रिप्लेस करिए किसको, इस H को, यानी कि क्या होगा, कॉपर इस H के साथ लग जाएगा तो हमारे पास निर्माण होगा कॉपर क्लोराइड का। कॉपर की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, और क्लोरीन की 1 होती है, इसलिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो CuCl2 होगा। और यहाँ पे जो O बच जाता है इस H के साथ जाकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे बनाएगा वह जल का निर्माण करेगा। इसको बैलेंस कर देते हैं इस तरीके से, ये होगा बैलेंस इक्वेशन हो गया, यानी संतुलित हो गया। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक कलर था उसका कॉपर ऑक्साइड का, वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नीले रंग में, नीला हरा कलर।
क्योंकि वह रंग किसका होता है? कॉपर क्लोराइड का। कॉपर जो क्लोराइड होता है उसका कलर कैसा होता है? नीला हरा होता है, यानी ब्लू ग्रीन होता है। और वह जब का यानी कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है, जब भी HCl उसमें मिलाएंगे उसका कलर चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? वह नीला हरा हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि HCl जो होता है कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करता है किसका? कॉपर क्लोराइड का, जिसका रंग क्या साथ होता है? नीला हरा होता है। अब यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर जो पहले अभिक्रिया की थी अक्षार के साथ अभिक्रिया, तो इसमें हम देखते हैं, अगर इसमें हमें देखा जाए ये क्या है? यहाँ पे अम्ल, यहाँ पे निर्माण हो रहा है लवण का और यहाँ पे होता है जल का। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करता हूँ अम्ल अक्षार वाली अभिक्रिया के साथ, उसमें क्या था? अक्षार जो है अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता था? लवण व जल। यहाँ पे भी प्रोडक्ट सेम है, यानी कि जल यहाँ पे निर्मित हो रहा है, लवण यहाँ पे निर्मित हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास अम्ल की जगह अम्ल है, तो यानी अक्षार किसको रिप्लेस कर रहा है? इस कॉपर ऑक्साइड को, यानी कि धातु ऑक्साइड को। इसका अर्थ यह निकलता है कि जो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? अक्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के? अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया धातु ऑक्साइड से किस प्रकार अभिक्रिया करती है, और हमें पता लगा कि धातु जो ऑक्साइड होते हैं वह किस प्रकृति के होते हैं? अक्षारीय प्रकृति के होते हैं।